हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारत में मौद्रिक नीति पर बात करेंगे। देखिए, जब हमने केंद्रीय बैंक की बात की तो हमने केंद्रीय बैंक के कुछ जो उपकरण जिनसे केंद्रीय बैंक साख सृजन और साख संकुचन को इम्प्लीमेंट करता है और उस क्रिया को पूर्ण करता है, तो उसमें दो तीन जो बातें हमने की थी, उसमें से एक मौद्रिक नीति की भी बात की थी हमने, कि मौद्रिक नीति के द्वारा जो देश में मुद्रा का प्रवाह है उसको कम और ज़्यादा किया जा सकता है, और किस क्षेत्र में कितनी मुद्रा जाएगी, किस क्षेत्र में मुद्रा कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी, इसका भी जो निर्धारण है वो मौद्रिक नीति के द्वारा किया जाता है। अब भारत में जो मौद्रिक नीति है उसकी अगर हम आकलन करें तो 1991 से मौद्रिक नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि 1991 में आर्थिक सुधार लागू किए गए थे। तो उसके बाद मौद्रिक नीति का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि मुद्रा का संकुचन और प्रसार दोनों बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे। देखिए, मौद्रिक नीति का अर्थ है कि मौद्रिक नीति के अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति, ब्याज व ऋण आदि को नियमित करने का प्रयास किया जाता है। आजकल मौद्रिक नीति के स्थान पर मौद्रिक व साख नीति पर बल दिया जाने लगा है, क्योंकि मुद्रा व साख दोनों की मात्राएं उत्पादन व कीमतों को प्रभावित करती हैं। अब जैसे जो क्षेत्र प्राथमिकता प्राप्त हैं, जहां पर ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है जिन क्षेत्रों को, जैसे कृषि है, लघु उद्योग, सड़क परिवहन, खुदरा व्यापार, स्वरोजगार में संलग्न व्यक्ति, पेशेवर व्यक्ति आदि को बैंक अपनी कुल उधार का कितना न्यूनतम अंश दे और किस ब्याज पर की दर पर दे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है और ये मौद्रिक नीति के द्वारा तय होता है। इस प्रकार से हम मुद्रा और साख के दायरे में मुद्रा की पूर्ति और साख की पूर्ति, ब्याज की दरें और साख की लागत आदि शामिल करते हैं। अब देखिए, जो मौद्रिक नीति है उसका क्या उद्देश्य है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य है कि विकास की जो दर है एक अर्थव्यवस्था में, उसको ऊंचा किया जाए, है ना। एक तो क्या, देखिए, दो तरह से दोनों तरफ का कंट्रोल होता है, विकास की दर को ऊंचा करना और मुद्रा मूल्यों में स्थिरता रखना। तो ये दोनों चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती हैं मौद्रिक नीति को। तो मूल्य स्थिरता की स्थिति प्राप्त करे और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करे, आय और धन के वितरण की असमानता कम करने में मदद करे और स्वरोजगार के अवसर को बढ़ाना, भुगतान असंतुलन को कम करना। अब देखिए, विकास की दर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। विकास की दर को बढ़ाने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें रुपया जाए तो उसमें ब्याज की दरों को मैनेज करना, उत्पादन में बाधा पहुंचने वाले क्षेत्रों को ठीक रखना। फिर मूल्य स्थिरता का अर्थ है कि ज़्यादा ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा पैसा अर्थव्यवस्था में आने से, क्योंकि देखिए, जब अर्थव्यवस्था में विकास की प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से पैसा ज़्यादा बढ़ेगा अर्थव्यवस्था में, और उत्पादन बढ़ने में समय लगता है। एक किसी भी फैक्ट्री लगती, ज़मीन खरीदी जाती है, फिर उसके बाद बिल्डिंग बनती है, मशीनरी लगती है, सारा इस्टेब्लिशमेंट होता है, उसके बाद उत्पादन शुरू होता है। तो ये जो इतने उत्पादन शुरू होने तक, उसके प्रारंभ होने तक जो पैसा लगा है वो अर्थव्यवस्था में मूव कर जाता है। तो उत्पादन तो बाद में आएगा, मतलब चीज़ें हमारे पास, हमारी जेब में रुपया हो और बाजार में चीज़ें ना हो तो उत्पादन तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। तो अर्थव्यवस्था में विकास की प्रक्रिया में प्रारंभ में मूल्यों के बढ़ने की एक टेंडेंसी होती है, लेकिन मौद्रिक नीति के द्वारा उसे कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। फिर आय व धन के वितरण की असमानता को कम किया जाए, कि ऐसा ना हो कि हम विकास की प्रक्रिया में ये बात भूल जाएं कि लोगों के गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। इस पर राजकोषीय नीति आती है बीच में, कि राजकोषीय नीति के द्वारा कर लगाए जाते हैं। तो मौद्रिक नीति को राजकोषीय नीति असिस्ट करती है, सहायता करती है। फिर रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि मशीनरी आती रहे और लोगों को रोज़गार ना मिले और जॉबलेस ग्रोथ हो जाए, कि ऐसे विकास हो जाए जिसमें कोई लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, तो उसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। फिर भुगतान असंतुलन को कम करना, तो इसमें यह है कि निर्यात
ऐसा ना हो कि निर्यात कम हो और आयात बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और मूल्य की स्थिरता भी खो जाए और भुगतान असंतुलन हो जाए। तो ये सारी परिस्थितियाँ जो हैं, ऐसे में ये सारे उद्देश्य हैं जो मौद्रिक नीति अपनाती है। अब मौद्रिक नीति के माध्यम से हम लक्ष्य चल राशियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। देखिए, मुद्रा की जो पूर्ति है, सबसे पहली चल राशि है मुद्रा की पूर्ति, यानी जो रुपया छापा जाता है। तो उसमें हम मुद्रा को M1 M3 जो 2 मुद्रा हैं, M1 M3 में हम H आदि का विवेचन किया जाता है। हाई पावर्ड मनी की बात की थी हमने पहले। तो प्रायः मौद्रिक और साख नीति में M3 की वार्षिक वृद्धि दर को अमुक राशि तक सीमित करने पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में मुद्रा का जो गुणक है वो M3 के द्वारा, M1 और M3 के द्वारा निर्धारित होता है। तो रिजर्व बैंक के बढ़ने रिजर्व मुद्रा के बढ़ने से मुद्रा की पूर्ति मुद्रा गुणक के अनुपात में बढ़ जाती है। तो M3 जो है वो = M3 × H है ना, हाई पावर्ड मनी और M3 का विस्तृत अर्थ है मुद्रा की पूर्ति, है ना, सारी बैंक की मुद्रा, कैश की मुद्रा, हुंडियाँ, शेयर्स इत्यादि। M3 जो है मुद्रा गुणक है। तो H जो है रिजर्व मुद्रा है। भारत में रिजर्व मुद्रा पिछले कई दशकों में प्रतिवर्ष तेजी से बढ़ी है, क्योंकि इस पर काफ़ी प्रभाव रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार को दिए गए विशुद्ध कर्ज का पड़ा है, जो सरकार के बजट घाटे की पूर्ति के लिए दिया जाता रहा है। तो जो रिजर्व मुद्रा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट मुद्रा है। ऐसे 1993-94 के बाद रिजर्व मुद्रा और उसके मार्फत मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने में विदेशी करेंसी के भंडारों को बढ़ाने का काफ़ी प्रभाव बढ़ा। विदेशी करेंसी के रिजर्व बढ़ने से देश के में उनके अनुरूप मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी पड़ी। पहले जो दबाव मुद्रा की पूर्ति पर रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार को शुद्ध कर्ज देने में पड़ता था, वही विदेशी करेंसी भंडारों को बढ़ाने में पड़ता है, जिसे कम करने के लिए खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने की विधि पर भी जोर दिया जाता है। अब बैंक साख को सीमित करने पर जोर दिया जा सकता है कि बैंक जो मुद्रा का साख सृजन करते हैं वो कम करना है, ज़्यादा करना है। ब्याज की दरों पर कंट्रोल किया जा सकता है। ब्याज की दरें, मान लीजिए ब्याज की मौद्रिक दर 11% है और मुद्रास्फीति 8% है, तो एक्चुअली तो ब्याज की दर 3% ही हुई। और अगर हम इसको ऐसे देखें कि ब्याज की मौद्रिक दर 10% है और मुद्रास्फीति 11% है, तो एक्चुअली वो मुद्रा कम हो जाएगी। कुछ अगर FD लोग कराएंगे तो वो कम हो जाएगी एक तरह से, कि भाई जितनी आप ये समझें कि जैसे उनको ब्याज जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा अगर महंगाई बढ़ रही है तो FDs का कोई अर्थ नहीं रह जाता, है ना। तो मौद्रिक दरें जो हैं, मौद्रिक नीति है वो, उसमें कौन कौन से चीज़ें काम में ले जाती है। एक तो बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद रिजर्व अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, चयनित साख नियंत्रण, न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकताएं, उधार की अधिकतम सीमाएं, उधार की न्यूनतम दरें, साख नियोजन, प्रत्यक्ष साख आवंटन, साख की राशनिंग, नैतिक दबाव और साख मॉनिटरिंग। ठीक है, ये अब इनको सबको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा।